हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईपीएस पीओ की लेटेस्ट वैकेंसीज और स्ट्रैटेजी के बारे में। जो अभी फॉर्म उसके भरे जा चुके हैं। ठीक है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या इसका मतलब लास्ट ईयर कट ऑफ था और हमें किस तरीके से इस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहिए। तो आइए बात करते हैं पहले उसके सिलेबस के बारे में, फिर उसकी स्ट्रैटेजी के बारे में। तो जैसा कि आईपीएस पीओ जो 2021 का है, उसका प्री में मतलब इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश में जो उसका सिलेबस है उसमें क्या आएगा, क्लोज टेस्ट होगा, पैरा जंबल होगा, मिसलेनियस होगा, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे और मल्टीपल मीनिंग्स होगी, एरर स्पॉटिंग होगी और पैराग्राफ होगा। तो मैं इस सिलेबस के साथ ही आपको पूरा वो उसकी स्ट्रेटेजी के बारे में बता देता हूँ कि कैसे आपको इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो उसके लिए आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ जाएगी। आपको करना क्या है कि पहले आप अपना रीडिंग स्किल सुधारिए, क्योंकि उसमें क्या जो भी आपका पेपर आता है वो रीडिंग स्किल से ही रिलेटेड होता है। अगर आपकी रीडिंग स्किल अच्छी है तो समझ लीजिए बहुत अच्छी बात है। ठीक अगर नहीं अच्छी है तो आपको करना क्या है कि पहले बेसिक फंडामेंटल यानी कि बेसिक ग्रामर आपको इम्प्रूव करनी पड़ेगी। तो पहले आप उसको ख़त्म करिए, फिर स्टोरी वाली कुछ जो बुक्स होती हैं उसको ख़त्म करिए। फिर जब धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है, मतलब ये हो जाए कि आपको उसकी इंग्लिश जो इंग्लिश है उसकी हिंदी समझ में आए, ठीक है, जो आप पढ़ रहे हैं उसका समझ में आने लगे, तो समझ लीजिए आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो गई थोड़ी बहुत। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे उस इंग्लिश का न्यूज़पेपर आप पढ़ने लगिए, ठीक है, तो उससे आपकी इंग्लिश उससे भी आपका इम्प्रूवमेंट होता है। तो इंग्लिश के न्यूज़ पेपर पढ़ने जो फ़ायदा होगा वो आपको ग्रामर में भी मतलब बेनिफिट देगा और क्लोज टेस्ट और पैराग्राफ में भी देगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि द हिंदू पेपर जरूर पढ़िए, ठीक है, पर डे आप द हिंदू। अगर द हिंदू पेपर आपको पढ़ने की हैबिट में आ गई तो उससे फ़ायदा ये है कि आपका करंट अफेयर्स भी उसी से कोरिलेट है, ठीक है, तो करंट अफेयर्स भी और वाइडली डिबेटेड इश्यूज जो चल रहे हैं वो भी आपको मालूम होने लगेगा। मतलब रीडिंग स्किल से आपको ये भी बेनिफिट हो जाएगा कि आपके करंट अफेयर्स भी अच्छे हो जाएंगे। ठीक, तो अब बात करते हैं कि अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए। अब बात सबसे बड़े बात है कि आपकी इंग्लिश आपने इंप्रूव कर लिया है, सब कुछ सही कर लिया, तो अब इंग्लिश को अटेम्प्ट कैसे करें। तो जब भी आप पेपर दीजिए, ठीक है, तो सबसे पहले कोशिश करिए कि क्लोज टेस्ट उठा लीजिए, ठीक है। अगर आपका स्ट्रेटेजी अलग होगा, मेरे अकॉर्डिंग मैं अपनी बता रहा हूँ। क्लोज टेस्ट देख लीजिए, क्लोज टेस्ट में देख लीजिए कि क्योंकि उसमें क्या होता है, फिर अगल बगल की वर्ब्स उसी से रिलेटेड होती हैं या उसी पे थीम पे बेस्ड होती हैं, तो क्लोज टेस्ट आपका हो जाएगा। फिर पैराजंबल छोड़ दीजिए, फिर आ जाइए फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स आप उठा लीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स कर लीजिए, ठीक है। पेपर में आपको पूरा नहीं अटेम्प्ट करना, पूरा अटेम्प्ट का मतलब है इंग्लिश का पेपर पूरा नहीं अटेम्प्ट करना, आपको उतना ही करना है कि कट ऑफ से ऊपर हो जाए और आप पास भी हो जाए, कट मतलब पास भी हो जाए और कट ऑफ भी आपका आ जाए। तो उसके बाद क्लोज टेस्ट के बाद आपको करना है फिल इन द ब्लैंक्स। फिर ठीक है, उसके बाद एरर स्पॉटिंग कर लीजिए। अगर आपकी ग्रामर अच्छी होगी, रीडिंग स्किल अच्छी होगी तो एरर भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। फिर बात करते हैं जो सबसे बड़ी बात है, पैराग्राफ। तो पैराग्राफ को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि एक क्वेश्चन उठाइए, उसके ऑप्शन पढ़िए और तुरंत मतलब उसके ऑप्शन आंसर्स खोजने लगिए, ठीक है। पूरा पैराग्राफ अगर आप पकड़ के पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन लगाते हैं तो आपका पेपर नहीं अटेम्प्ट हो जाएगा और छूट और हो जाएगा। तो उससे बढ़िया क्या है कि आप जो भी क्वेश्चन उठाइए उसमें मतलब उसके ऑप्शंस चारों देख लीजिए और फिर आप उसको टिक कर दीजिए, ठीक है। ऐसे ही दो तीन क्वेश्चन आपको मतलब जो भी आप मिलता जाए वो कर लीजिए। उसके बाद आपको जो क्वेश्चन छोड़ना है वो ऑथर से रिलेटेड, क्योंकि ऑथर से रिलेटेड का मतलब है कि वो पूरा पैसेज ही आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जब पूरा पैसेज पढ़ेंगे तो आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो ऑथर वाला, ऑथर की थीम क्या है या ऑथर क्या सोचता है, वैसे क्वेश्चन आपको छोड़ देने हैं, ठीक। एक बात ये होगी। उसके बाद आपको क्या करना है कि वोकैब जो आती है वोकैब आपको सही कर लेनी है। तो समझ लीजिए पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा आपका, क्लोज टेस्ट हो गया, एरर्स हो गई, पैराग्राफ हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स मैंने बता दिया। पैरा जंबल अगर मिसलिनियस नहीं भी करते हैं या आप कर भी लेते हैं तो आपको कोई मतलब अगर नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर लिया है, ठीक है, इस अकॉर्डिंग। ठीक, तो इसको आप ऐसे कर लीजिएगा तो बेनिफिट होगा। उस इसके लिए एक और चीज मैं बता दूं कि जितना हो सके क्लोज टेस्ट और पैराग्राफ आपको एसटी देनी ही है।
ऑनलाइन वाली। उससे क्या होगा, कभी ना कभी क्या होता है कि जब आपकी रीडिंग स्किल अच्छी हो जाएगी, जब आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी, तो पेपर आप अटेम्प्ट भी करना और अच्छे तरीके से, मतलब जो इंग्लिश का जो आपका सेक्शन होगा वो और अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब बात करते हैं क्वांट पे। क्वांट की बात की जाए तो सिंप्लीफिकेशन होगा, अप्रोक्सीमेशन आएगा, नंबर सीरीज होगी, मिसिंग नंबर सीरीज होगी, मिक्सचर एलिगेशन होगा, CISI प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, परसेंटेज होगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन होगा, वर्क एंड टाइम एंड वर्क होगा, टाइम एंड डिस्टेंस होगा, मेंसुरेशन होगा और DI होगी। ठीक है, ये सब जो है ये मैथ का क्वांट का आपका पार्ट है। तो इसमें सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपकी DI अगर अच्छी है तो समझ लीजिए इतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, आप DI से ही कवर कर लेंगे, क्योंकि DI से ही रिलेटेड होती है चीज़ें। ठीक है, मतलब वो जो आगे जो सीरीज पूछी जाती, जो भी पूछा जाता है वो DI पे बेस्ड होता है। तो आपको जब भी आप पेपर दीजिए तो DI खूब अटेम्प्ट, मतलब पेपर देने का मतलब है जो भी मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं तो उसमें DI ज़्यादा अटेम्प्ट करिए। जब आपकी DI की मतलब सॉल्व करने की कैपेसिटी अच्छी हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिक ये भी अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, तो DI आपका हो गया। उसके बाद हमें टफ बिल्कुल नहीं छूना है, अगर DI अटेम्प्ट कर लेते हो तो बाकी का कोई मतलब नहीं है। ठीक, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, हाँ ये सब जो मैं बता रहा हूं इससे, इसको तो आपको करना ही है। 2 साल का पहले प्रीवियस ईयर का पेपर जरूर देख लीजिए, क्योंकि किस तरीके से वो पूछ रहा है ये डिपेंड हो जाता है। तो ज़्यादा आपको बैक में नहीं जाना है, सिर्फ 2 ईयर्स का, लास्ट 2 ईयर्स का आपको देखना प्रीवियस ईयर्स के पेपर, और उसी अकॉर्डिंग आपको मेहनत करने लगनी है। ठीक है, कि लास्ट का ईयर का देख लिया, अब उसी अकॉर्डिंग मेहनत करनी, उसी अकॉर्डिंग DI लगानी है आपको। टफ अगर टफ है तो टफ से टफ लगा लेना है। फिर टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, परसेंटेज हुआ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हुए। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कोई ट्रिक कोई वो फार्मूला लगना नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा। CISI में लगना है, अर्थमेटिक आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, आपका DI तो रहेगा ही। ठीक है, DI से ये कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं रीजनिंग में। ठीक है, तो रीजनिंग में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आएगी, कोडिंग डिकोडिंग आएगी, रैंकिंग एंड डायरेक्शन आएगा, ब्लड रिलेशन आएगा, इनइक्वालिटीज आएगी, सिटिंग अरेंजमेंट आएगा, पजल आएगा, सिलोजिम होगी। ठीक, जो स्कोरिंग चैप्टर है आपको सबसे पहले सिलोजिम पिक कर लेना है, पजल छोड़ देना है, इनइक्वालिटीज आपकी एक हिट में सही हो जाएगी, ब्लड रिलेशन छोड़ दो, डायरेक्शन और रैंकिंग सही हो जाएगी, कोडिंग डिकोडिंग सही हो जाएगी, अल्फाबेटिकल सीरीज हो जाएगी। आपको इतना ही तो करना है, ये ज़्यादा सिलेबस नहीं है, बस इस सिलेबस के अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर के पेपर देख के आप इसको सॉल्व करने लगिए, और जितना हो सके मॉक टेस्ट आप दीजिए। जब जितना मॉक टेस्ट देंगे उतना ही आपको जो अटेम्प्ट करने की जो तरीका है वो और हो जाएगा। मान लीजिए आपने कोई मॉक टेस्ट दिया और उसमें कुछ क्वेश्चंस आपके, या पेपर आपको लेंदी लग रहा है या कम समय लग रहा है, मान लीजिए आपने पहला पेपर दिया 100 नंबर का, उसमें 23-24 ही नंबर आए, तो वो अटेम्प्ट जरूर करिए। फिर उसके बाद एनालिसिस करिए कि कहाँ आपकी कमी हो रही है, कहाँ आपने पेपर नहीं अटेम्प्ट कर पाए हैं और कितना टाइम लग रहा है, उसको और ज़रूर देखिए। तो उससे क्या होगा, आपका टाइम भी इम्प्रूव होगा, मतलब क्वेश्चन करने की जो आपका टाइम लेने का क्षमता होगा वो और अच्छी हो जाएगी। दूसरा, ये आपको और अच्छे से आने लगेगा। जो भी मॉक टेस्ट दीजिए उस पर एनालिसिस जरूर करिए। ठीक है, अब बात करते हैं रीजनिंग का हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया। अब बात करते हैं प्री का कट ऑफ क्या था। ठीक, तो 2018 में जो जनरल की मेरिट थी 56.75 थी, 2019 में 59.75 आई, 2020 में 58.75 हो गई। ओबीसी की 55.50 थी। ठीक है, 2019 में 59.75 और 2020 में 58.50। SC की यही 49.25 थी, 2019 में 53.50 थी और 2020 में 51 थी। ठीक है, मेंस की कट ऑफ की बात करें तो जनरल की जो थी 83.50 गई थी, 2019 में 71.25 थी, 2018 में 74.50 था। ओबीसी की 78.63 थी। ठीक है, 2019 में 65.88 गया था, 2018 में 68.38 गया। फिर एससी की बात की जाए तो 66.38 2020 में, 70.25 2019 में, 2018 में 56.38। ये कट ऑफ था प्री का और मतलब मेंस का। तो अब इसको ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करनी है। ठीक है, पेपर जो होता है वो आपको पूरा अटेम्प्ट कभी नहीं करना होता, उतना करिए जितना आपका सेलेक्टिव
सेलेक्टिव का मतलब है आप उसी चीज़ों पे फोकस कर लीजिए जो ज़्यादा नंबर के आ रहे हैं और उसको पिक कर लीजिए। बस ज़्यादा आप अटेम्प्ट करने के चक्कर में पड़ेंगे तो कभी नहीं होगा। एग्जामिनर भी उतना ही बनाता है जिसमें आप पास हो जाइए, ठीक है। मान लीजिए अगर 100 नंबर का पेपर है तो उसमें से 3 डिवाइड करता है एग्जामिनर, 50, 30 और 20 नंबर, ठीक है। ये 50, 30, 20 का जो फार्मूला होता है, ये 50% नंबर तो सभी के आ जाते हैं, ठीक है। ऑन एवरेज स्टूडेंट के सबके आते हैं, लेकिन ये पास वाले मार्क नहीं होते हैं, ठीक है। इससे पास नहीं होते हैं। पास कौन कराता है? ये हमको कराता भाई साहब, ये वाला नहीं करवाता है कभी, ठीक है। ये वाले करवाते हैं। जो 50 से 30 की तरफ जाते हैं वही पास हो जाते हैं, जो 20 के को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं वो पास नहीं हो पाते। तो आपको करना क्या, 50% आ गया, 30% के लिए आपको मेहनत करनी है। अच्छा, ये भी मैंने बता दिया। अब बात करते हैं कि अगर हम ये सब सही से पढ़ना चाहते हैं, हमें सिलेक्शन चाहिए, तो उसके लिए हमें मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा मॉक टेस्ट लगाना चाहिए जिससे हम मतलब सेलेक्ट हो जाए या हमें और अच्छी तरीके से पेपर अटेम्प्ट कर लें, ठीक है। तो हम मॉक टेस्ट में मैं कुछ एसटी सजेस्ट कर रहा हूँ, आप अगर आपको समझ में आता तो आप ये ले सकते हैं। पहली जो है अड्डा 247 की आप ले सकते हैं मॉक टेस्ट, टेक्स्ट बुक की आप ले सकते हैं, प्रैक्टिस मॉक करके आता है इसको भी आप देख सकते हैं, स्टडी निधि करके है ये भी आप ले सकते हैं, ऑलिव बोर्ड की एसटी ले सकते हैं और ग्रेड अप की। ये आपको देखना है, पैकेज आप जरूर ले लीजिए, सभी का लीजिए, ठीक है। हो इस ज़्यादा आपको ज़्यादा खर्चे की ज़रूरत नहीं है, मतलब ज़्यादा आपका खर्चा भी नहीं होगा। लेकिन अगर ये है कि अगर आप मान लीजिए इन एसटी से आपका सिलेक्शन हो जाता तो सोच लीजिए आईपीएस पीओ में आप मतलब अच्छी जॉब है, आप पा भी जाएंगे। तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत खर्चा करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक। मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है, किसी भी एग्ज़ाम में बैठने से पहले आपको मॉक टेस्ट जरूर लगा के बैठिए, तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। ये भी मैंने बता दिया। करंट अफेयर्स की बात कर लेता हूँ, ठीक। तो करंट अफेयर्स में आपको करना क्या है, ये मेंस का है, प्री करने लिए हैं। करंट अफेयर्स में आपको करना क्या है कि आपको डेली जो आपके ट्रीटी हुई या स्टैटिक जीके हुए या मतलब डे वाले दिवस वाले हुए क्वेश्चंस या कहीं जो एम्बेसडर हुए, ये सब आपको ओलंपिक्स के हुए मतलब पुरस्कार हुए, अवार्ड हुए, ये सब आपको रट लेना है, ठीक है। स्टैटिक जीके में तो कोई चेंजेस होगा नहीं, होता क्या है करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स के लिए 2-3 सोर्सेस आप पकड़ लीजिए, उसी को ही पढ़िए, ज़्यादा चैनल में जाके देखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी चीज़ को परचेज करने की ज़रूरत है। क्योंकि करंट अफेयर्स में कई ऐसे वीडियोस जो यूट्यूबर बनाते हैं वो क्या करते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं, ठीक है। उनके वीडियो आप देख लीजिए, आपको कौन सा अच्छा लग रहा है बस उन्हीं को फॉलो करते रहिए और रेगुलर देखिए, ठीक है। मतलब लेटेस्ट 6 मंथ को तो आपको रटे ही होना चाहिए, बस उस अकॉर्डिंग अगर आप फॉलो कर लेते हैं करंट अफेयर्स तो आपका डिस्क्रिप्टिव भी अच्छा हो जाएगा। डिस्क्रिप्टिव में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, उसके लिए आपको रीडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए इंग्लिश में करने के लिए, ठीक है। तो ये जो मैंने ओवरव्यू बताया है ये आईपीएस पीओ के बारे में है, आप इसको सीरियसली फॉलो कर लीजिएगा तो डेफिनेटली आपका होगा, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने। थैंक यू।